सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने मॉड्यूल 1 कवर कर लिया था, रिवीजन कर लिया था, उसी तरीके से सोच रहे हैं कि मॉड्यूल 2 को भी कवर किया जाए और रिवाइज़ किया जाए। उसके बाद अपन आगे के मॉड्यूल के बारे में सोचा जाएगा। वैसे आपका कोई भी सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी डिस्कशन टाइप हो तो आप कर सकते हैं बेझिझक। तो मॉड्यूल 2 को स्टार्ट करने से पहले अपन जानेंगे आखिर मॉड्यूल 2 में है क्या। तो मॉड्यूल 2 में दरअसल बस उतना ही चीज़ें हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि 9 टॉपिक हमारे मॉड्यूल 2 में हैं। तो हमें ये थोड़े से लंबे मॉड्यूल हैं, तो इसे बारी बारी से हमें कवर करनी है, ठीक है। और ये मॉड्यूल 2 हमारा अगर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सवाल मॉड्यूल 2 से ही आता है, क्योंकि मॉड्यूल 1 से सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं होता। वो होता है कि बस एक तरह से जब तक आप मॉड्यूल 1 नहीं पढ़ रखे होगे तब तक आपको मॉड्यूल 2 समझ में नहीं आएगी। तो जो भी सवाल मेरे होते हैं दरअसल मॉड्यूल 2 से ही होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों को कवर करने के लिए मॉड्यूल 1 में को अच्छे से जानना तो है ही सही। जिन लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत है तो वो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो हमारे हैं ऑलरेडी अपलोडेड। तो स्टार्ट करने से पहले अपन जान लेते हैं कि आखिर मॉड्यूल 2 में कौन कौन से टॉपिक हैं। इनफैक्ट टॉपिक तो 9 है, लेकिन मैं सारे अभी नहीं बता रहा, या फिर हम सारे अभी मतलब नहीं मिल के सोच रहे हैं। बस अभी फ़िलहाल शुरुआत के 3 टॉपिक पे फोकस करेंगे हम लोग। तो हमारा पहला टॉपिक ये हो सकता है आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर, जो कि आपको लिखा हुआ है वो आप देख ही सकते हैं। और दूसरा हमारा है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड देयर डिफेक्ट्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब इसी के बाद हम जब क्वाड्रेटिक में इंटर कर जाते हैं देन उसके बाद भी अलग अलग मॉड्यूल मतलब अलग अलग टॉपिक हैं इसमें, हार्मिशन वगैरह, स्क्यू हार्मिशन वगैरह। तो ये बोला जाए तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल का एक्सटेंडेड वर्जन है। बट फिलहाल उससे डिस्कस ना करते हुए सबसे पहले अपन चलेंगे क्या है आइजन वैल्यू एंड आइजन फाइंड कैसे करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, तो मैंने माना कि क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा कोई ए मैट्रिक्स है, ए। जस्ट नोटेशन के लिए अपन थोड़ा दर्शा देते हैं देन, ठीक। अब इसके बाद मेरे को आइजन वैल्यू निकालनी है, आइजन वेक्टर निकालनी है। लेकिन निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए तो मेरे पास जब तक कोई इक्वेशन नहीं होगी तब तक मैं किसी चीज़ को कैसे निकालूंगा, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोला जाए तो। सबसे पहले मुझे एक इक्वेशन चाहिए भाई। अगर जब तक मैं एक इक्वेशन नहीं निकाल पाऊंगा तब तक मैं इसे नहीं निकाल पाऊंगा। तो उस इक्वेशन को नाम इन्होंने दे दिया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन मेरे भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, आखिर है क्या वो। तो वो कुछ नहीं है, बस उसको कुछ इस तरीके से डिनोट किया गया है, ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई। वेल, अब इसे अपन डिटर्मिनांट पे रखते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं। अब पूछोगे भाई हमारे कि ए क्या है, लैम्डा क्या है, आई क्या है। तो भाई ए तो हमारा आपका वही हो गया जो दिया हुआ मैट्रिक्स है। लैम्डा हमारा कोई कांस्टेंट है। वेल, एंड आई हमारा कुछ नहीं, बस एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपन एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने को एक इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से अपन को ये जो इक्वेशन आएगी वो लैम्डे के टर्म में आएगी, क्योंकि ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो कोई ना कोई वैल्यू होल्ड करेगा। आई भी हमारा वैल्यू ही होल्ड करता है, लेकिन लैम्डा एक वेरिएबल एक तरह से देखा जाए तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं बोला तो वेरिएबल कांस्टेंट है एक तरह से बोलो तो। अब आगे करते हैं किस तरीके से फाइंड करते हैं अपन लैम्डे को। तो लैम्डे को मैंने फाइंड किया, मैंने बोला कि ये मेरा आया लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन। मतलब जितने डिग्री के क्वेश्चन बनेंगे उतने मेरे सॉल्यूशन आएंगे। तो यहाँ पे आपका लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है क्या? यही तो है आपका आइजन वैल्यू। आइजन वैल्यू उसी वेक्टर से आया हुआ लैम्डे के फॉर्म में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपन बोले थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको बोले थे, ये हमारा क्या है भाई? तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक। इससे जो मेरा आया था उसी को अपन बोल दिए लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। ये हमारा आइजन वैल्यू हो गया। तो अब बात करते हैं आइजन वेक्टर क्या होती है,
ठीक है, अब बात करते हैं आइजन वेक्टर क्या होती है। तो आइजन वेक्टर एक तरह का वेक्टर है, कॉलम वेक्टर हो सकता है या फिर रो वेक्टर हो सकता है। अब कॉलम वेक्टर रो वेक्टर है क्या भाई, तो कुछ नहीं, कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में ही अपन एलिमेंट इस तरीके से रख देते हैं कि वो कॉलम वेक्टर बन जाता है। सो वेल, अभी अब मेरे को क्या करनी है कि आइजन वेक्टर फाइंड करनी है। तो आइजन वेक्टर फाइंड करने से सबसे पहले मेरे को देखनी पड़ेगी आइजन वेक्टर अपन निकालते कैसे हैं। तो आइजन वेक्टर निकालने का मेरा तरीका ये होता है कि मैं अब मेरे को हर एक आइजन वैल्यू से जितने मेरे आइजन वैल्यू आए हैं हर के लिए मैं आइजन वेक्टर चेक करूँगा कि क्या उस आइजन वैल्यू के लिए मेरा आइजन वेक्टर प्रेजेंट है, अगर है तो कितने हैं। और तो हमें एक्चुअली आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें एग्जांपल कंसीडर करना पड़ेगी। चलिए तो अपन उसे कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज हमारा एक एग्जांपल a इज इक्वल टू हमारा है -5 2 and 2 -2, ठीक है। अब इसके लिए अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो मेरा क्या होगा, a माइनस लैम्डा टाइम्स i का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो इससे हमारा इक्वेशन आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अपन इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपना लैम्डा 1 का वैल्यू आएगा कुछ एंड लैम्डा 2 का वैल्यू आएगा कुछ। तो लैम्डा 1 का वैल्यू हमारा क्या आएगा, लैम्डा 1 का वैल्यू आता है हमारा -6 एंड लैम्डा 2 का आता है -1, ठीक। अब मैं बात करता हूँ 4 लैम्डा 1 इज इक्वल टू -6। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू -6 के लिए मैं बात करूँ तो इसके लिए मेरा आइजन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। मैं इसी पे कंसर्न करता हूँ। तो उसके लिए एक फार्मूला है मेरा, कुछ नहीं, a माइनस लैम्डा जो भी लेते हैं यहाँ पे 1 है तो 1 है, लैम्डा 1 i इंटू x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अपने को एक इक्वेशन मिलेगी जिससे मेरे को एक तरह से रैंक वैंक भी जाननी पड़ेगी और बेसिस वगैरह भी जाननी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा दो टर्म आएगी, एक हमारा आएगा रैंक आएगा, दूसरा हमारा आएगा बेसिस। इनफैक्ट बेसिस हम लोगों ने पढ़ रखा था वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, हाँ है ना, ठीक है। उसी तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पे भी। और तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो अपन बात करते हैं a हमारा क्या है -5 2, ठीक है। तो मैंने लिख लिया इसे -5 2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सीधे आ जाएगा x1 x2। एक्चुअली वेरिएबल यहाँ पे रहेगा x के जगह, इधर तो 0 ही रहेगा। अपन इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1 2 2 एंड 4। तो अब मुझे रैंक जो निकालनी है, मुझे इस वाली मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, इस वाली मैट्रिक्स की मुझे रैंक निकालनी है। भाई रैंक क्यों निकालनी है, मुझे रैंक इसीलिए निकालनी है क्योंकि तब मैं पता कर पाऊंगा कि मेरे टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर, इसे याद रखिएगा भाई, इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर, ठीक। ये कैसे निकलेगा, तो उसी चीज़ को निकालने के लिए अपन रैंक निकालेंगे पहले। तो इसके लिए रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअली रैंक होता क्या है हमारा, हाँ तो रैंक होता क्या है हमारा, तो रैंक कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो या टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम। तो हमारे इंडिपेंडेंट रो कितने हैं और इंडिपेंडेंट कॉलम कितने हैं वो देखूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसे वो जो अपन गॉस एलिमिनेशन पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे इस मैट्रिक्स के लिए सिर्फ मुझे इस मैट्रिक्स में लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे पाइवट मान करके एक नीचे वाले टर्म को कुछ चेंज करता हूँ। तो मैं इसे 0 बनाना चाहूँगा, तो इनफैक्ट इसे 0 बनाना चाहूँगा तो और कोई भी 0 बन जाएगा तो मैं उसे नहीं कंसिडर करता, बट फिर भी चलो मैं इसे 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, R2 को मुझे रिप्लेस करनी पड़ेगी R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो मैंने कुछ इस तरीके से किया, तो ये हमारा बन गया 1 2, ये 0 0 एंड ये x1 x2 तो रहेगा ही, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे मेरा, अब मैंने इसे किया एगमेंटेड से इधर से लेते आया तो मेरे को देखा पता चला कि ये हमारा एक तरह का बचा, बाकी सारा मेरा 0 हो गया। तो मुझे क्या पता चला यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो हमारे एक ही हैं, ये वाले। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा रैंक कितना हो गया 1। अगर 2 होता, यहाँ पे 0 0 नहीं आकर के यहाँ पे 1 होता तो मैं क्या बोलता है, इसे रैंक हमारा 2 है। लेकिन यहाँ पे 0 0 आ गया तो इसलिए मेरा रैंक कितना हो गया 1। तो इसलिए अगर मेरा रैंक आया तो इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर कितना होगा, तो इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर मेरा कुछ नहीं होता, मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे कितना होगा भाई x1 x2, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता तो मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होता 3। तो नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक। अब आप पूछोगे कि भाई मैं क्यों निकाल रहा हूँ इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर, तो मैं इसीलिए निकाल रहा हूँ ताकि मुझे पता चले
ताकि मुझे पता चले कि कितने नंबर ऑफ़ बेसिस फॉर्म हो रहे हैं। बेसिस क्या होता है वो भी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल मेरे कितने हैं 2, रैंक कितने हमारे 1, तो मेरे कितने आ गए 1। तो इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर मेरे कितने आएंगे 1। कहने का मतलब मेरा लैम्डा 1 इज इक्वल टू -6 के लिए कितने नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर मिलेंगे, 1 मिलेंगे, 1। थोड़ी देर बाद ही मैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को इसे इंटररिलेट करूँगा, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर मेरा 1 आ गया, ठीक है। अब मेरा इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर जब 1 आया तो उसके बाद मैं क्या सोचूंगा कि भाई वो मेरे वेक्टर होंगे कौन से। तो चलो ठीक है, मैं इसे अब इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा, जैसा हम लोग गॉस एलिमिनेशन में करते थे, ठीक है। तो मैं इसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा 1 टाइम्स x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 इज इक्वल टू 0, 0 टाइम्स ऑफ x1 0, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये मेरा एक इक्वेशन आएगा। तो अब मेरे पास 2 वेरिएबल है x1 और x2 इज इक्वल टू 0, लेकिन मेरे को किसी एक वेरिएबल को फिक्स करूंगा तभी तो मुझे कोई दूसरा वेरिएबल मिलेगा। सॉरी, आप देख नहीं पा रहे थे इसे, मैं इस इक्वेशन को फिर से ऊपर लिखता हूँ। 1 टाइम ऑफ x1 प्लस 2 टाइम ऑफ x2 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ पे मैं किसी एक वेरिएबल को फिक्स करूँगा तभी तो मुझे दूसरा मिलेगा। तो मैं कौन से एक वेरिएबल को फिक्स करूँगा, और फिक्स करूँगा तो कौन से वैल्यू से फिक्स करूँगा, उसके लिए मुझे बेसिस देखनी पड़ेगी कि मुझे कौन से बेसिस फॉर्म होंगे और कितने बेसिस फॉर्म होंगे। तो वो मैं डिसाइड करूँगा इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर से कि मेरे कितने नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर आ रहे हैं। तो हमारे कितने नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर आ रहे हैं, वो 1 आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बेसिस कितना होगा 1 होगा। तो जब भी हमारा बेसिस 1 आता है तो उसके लिए अपन बस इधर 1 कंसिडर करते हैं या -1 कंसिडर करते हैं किसी भी एक वेरिएबल को सेट करने के लिए। अगर मेरा बेसिस यही 1 नहीं आकर के 2 आता, सॉरी इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर 1 नहीं आकर के 2 आता, किसी और क्वेश्चन में तो 2 आएगा ही ना। ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि हमारे इसी क्वेश्चन के लिए मैं इसी क्वेश्चन के लिए फिक्स होऊंगा, नहीं ना, कुछ भी पूछ सकता है वो तो अगर मैं मानता हूँ कि ये हमारा 2 आता है तो उस केस में हमारे लिए क्या बोलते हैं उसे, बेसिस क्या होगा। तो उस केस में बेसिस हमारा 2 होना चाहिए, मतलब दो वेरिएबल को मुझे सेट करनी पड़ेगी तभी तो मैं तीसरे को सॉल्व कर पाऊंगा। तो उस 2 वेरिएबल को सेट करने के लिए मुझे बेसिस कौन से लगानी पड़ेगी, या तो मैं लगाऊंगा 1 0 0 1, या वही -1 0, या फिर 0 -1 1 या -1 चलते रहता है। तो आप एक को फिक्स कर सकते हैं 1 के साथ, दूसरे को फिक्स कर सकते हैं 0 के साथ, तो तीसरा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक को फिक्स कर सकता हूँ, या तो मैं चाहूँगा x2 को 1 पुट कर दूँ, या तो चाहूँगा x1 को मैं 1 पुट कर दूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे x2 को 1 पुट कर दिया। अगर आप बोलोगे कि भाई मैंने x1 को पुट कर दिया 1, तो आपका भी गलत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x2 को 1 पुट कर दिया। जब मैंने x2 को 1 पुट किया तो यहाँ पे मेरा x1 कितना आ गया -2। तो इस केस के लिए मेरा मेरा आइजन वेक्टर कौन सा आ गया, x1 x2 रखा जाता है ऊपर नीचे, एक्चुअली कॉलम वेक्टर होता है ये हमारा आइजन वेक्टर जो होता है हमारा कॉलम वेक्टर होता है। सॉरी, ये दिख नहीं रहा था, मैं इधर लिखता हूँ, कोई नहीं। तो x हमारा हो गया, कौन कौन से आए हमारे, एक आ गए 1, एक आ गए हमारे -2, तो 1 एंड -2। एक्चुअली x1 x2 कॉलम के तौर पे लिखेंगे तो इसलिए -2 ऊपर लिखेंगे, 1 नीचे लिखेंगे, तो -2 एंड 1। अगर आप x2 को 1 लेते तब भी आपका ये फ्रैक्शन में आता, लेकिन मैं फ्रैक्शन में रख नहीं सकता, इसलिए उसे इंटीजर में कन्वर्ट करनी होती। तो ये हमारा इसके कोरस्पॉन्डिंग एक आइजन वेक्टर आया। सिमिलरली मैं x2 इज इक्वल टू -1 कंसिडर करूँगा, तो x2 इज इक्वल टू -1 कंसिडर करके मैं क्या करूँगा कि λ1 की जगह λ2 रखूँगा, λ2 की जगह -1 रखूँगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये वाली चीज़ें निकालूंगा, फिर उसके बाद इससे करूँगा, फिर उसी तरीके से रैंक कंसिडर करूँगा। रैंक निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर निकालूंगा। फिर इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर मैं कैसे निकालूंगा, तो नंबर ऑफ वेरिएबल देखूंगा कितने हैं हमारे, जो कि हमारे 2 ही रहने वाले, क्योंकि ये हमारे मैट्रिक्स 2x2 के हैं। अगर 3x3 क्यों रहेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 3 हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा। अब रैंक को यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना आ रहा है, तो रैंक अपन कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ रो और इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। उस तरीके से अपन देखेंगे। अगर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा उसका बेसिस कौन सा होगा। फिर मेरे को बेसिस डिसाइड करने के बाद मैं देखूँगा कि मुझे कैसे निकालनी है उसका आइजन वेक्टर। सो इतना ही था हमारा आइजन वेक्टर। तो किस तरीके से निकालते हैं और किस प्रोसेस से जाते हैं, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ रिवीजन हो पाएगा। और आगे थोड़ा सा बढ़े तो हाँ, तो मैं और 2-3 चीज़ें के बारे में देख रहा था कि हमारे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है और डिफेक्ट क्या है। तो बात कर लेते हैं इन तीनों के बारे में थोड़े से शॉर्ट में, तो उससे देन उसके डिफेक्ट के बारे में।
ठीक। वेल अब उतना नहीं फोकस होने से पहले क्या है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है भाई। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारी कुछ नहीं है, वो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा टाइम्स आई इज इक्वल टू 0 से हमारा जितने भी लैम्डा के वैल्यू आ रहे थे, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, कहने का मतलब अगर मेरा ये जो लैम्डे में जो इक्वेशन आएंगे वो n ऑर्डर के होंगे तो उसमें n नंबर ऑफ रूट्स आएंगे। तो मेरे जितने भी ये रूट्स आते हैं वो क्या बोलते हैं, अपन उसे ऑर्डर बोलते हैं, और उसी ऑर्डर को अपन क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। मतलब ये जितने आएंगे वो हमारे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। लेट सपोज मेरा लैम्डा 1 आया, लैम्डा 2 आया, लैम्डा 3 आया, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारा 3 हो गया। ठीक। अब मेरे को क्या करनी है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। और तो भाई तो हर एक लैम्डे के लिए मेरी एक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। कहने का मतलब हो गया लैम्डा 1 के लिए मेरे कितने आइजन वेक्टर आ रहे हैं। लेट सपोज जैसे मैंने देखा था पहले वाले एग्जांपल में कि लैम्डा 1 के लिए मेरा एक ही आइजन वेक्टर आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे बेसिस 1 फॉर्म हो रहा था। लेकिन बेसिस 2 फॉर्म होता तो मेरा 2 आइजन वेक्टर आता, बेसिस 3 फॉर्म होता तो मेरा 3 आइजन वेक्टर आता। तो जो वहाँ पे मेरे नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसे, आइजन वेक्टर होते हैं ना, उसे अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। तो बस कुछ नहीं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी माइनस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू डिफेक्ट बोल देते हैं। लेट्स सपोज डिफेक्ट मैंने के बोला तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी माइनस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। इतना ही था हमारा। तो कभी कभी शायद पूछ सकता है हमारे शैम में, पता नहीं। सेकेंड वन इज सिमेट्रिक and third one is orthogonal। तो इसके बारे में ब्रीफ जान लेते हैं, फिर उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो पहले सिमेट्रिक के बारे में जानते हैं। तो सिमेट्रिक हमारा क्या है कि कोई मैट्रिक्स मेरा ए दिया हुआ रहेगा, अरे आजा, ए मैट्रिक्स हमारा है। ठीक। तो लेट सपोज हमारा कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, अगर वो ए के बराबर आ गया तो मैं उसे क्या बोलूँगा, वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक। अगर ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है तो मैं उसका ए का ट्रांसपोज लूँगा तो वो मेरा माइनस ए के बराबर आएगा, मतलब एक माइनस से कॉमन निकल जाएगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक है वो। ठीक। अब अपन ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो ऑर्थोगोनल क्या बोलते हैं कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूँगा, किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, अगर वो मैट्रिक्स उसके इन्वर्स के बराबर आ जाता है तो मैं उसे क्या बोलूँगा, उसके वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। लेकिन उससे पहले इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन ये हो सकता है कि अगर मैं किसी का ट्रांसपोज लेता हूँ और उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर उसी का ट्रांसपोज लेता हूँ, तो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है तो अपन बोलते हैं वो भी ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि ये इसी से आया है। वेल सो दिस मच आज के लिए। सो थैंक यू गाइस। अगर है तो